जय हिंद। ईडू पावर इन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, रेडियो सक्रियता के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रेडियो सक्रियता क्या है और इसके क्या उपयोग हैं और ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रेडियो सक्रियता क्या है। तो रेडियो सक्रियता वास्तव में यह एक वेव है, तरंग है, और ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ रे का उत्सर्जन करते हैं। उसी को हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं। रेडियो सक्रियता की सर्वप्रथम खोज हेनरी वेकुलर महोदय ने किया था। हेनरी वेकुलर महोदय ने किया था और इन्होंने यह पाया कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व का रेडियो सक्रियता यानी कि रेडियो एक्टिव तरंग का उत्सर्जन करते हैं। तो उन्होंने यह पता लगा लिया कि कुछ ऐसे तरंग होते हैं जो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तरंग होते हैं। लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में क्या हुआ कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता सके, इसलिए इस तरंग को हम लोग वेकुलर तरंग भी कहते हैं। आगे चल के इस क्षेत्र में क्या हुआ कि इसके मात्रक जो है, मात्रक वो नहीं दे सके थे। हेनरी वेकुलर महोदय ने इसको का मात्रक नहीं दे सके थे और मात्रक जो बनाए, जो किरण रेडियो एक्टिव तत्व जो उत्सर्जित करते हैं उसका मात्रक जो होता है क्यूरी होता है। यह प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उसका मात्रक क्या होता है, तो क्यूरी होता है। उसको हम लोग क्यूरी में मापते हैं। और इसके आगे कृत्रिम में जो रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रियता, उसकी खोज आयरीन क्यूरी और प्यूरे क्यूरी महोदय ने किया। और उन्होंने एक इसके मापन के लिए, जिस तरह से किसी चीज़ को मापने के लिए अलग अलग यूनिट की आवश्यकता होती है, जैसे द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम में हम लोग मापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, इसी तरह से इसको मापने के लिए भी क्या है, रेडियो जो सक्रिय तरंग है उसको मापने के लिए एक स्केल बनाया गया और उस स्केल का नाम है जीएम काउंटर स्केल। ये भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उसको हम लोग कैसे मापते हैं, रेडियो सक्रियता को कैसे मापते हैं। तो जीएम काउंटर के द्वारा उसको हम लोग मापन करते हैं। आगे बहुत सारे ऐसे संयंत्र हैं जो क्या है, विद्युत परमाणु संयंत्र, ये सब में बहुत सारे क्या होते हैं कि रेडियो एक्टिव तत्व का उत्सर्जन होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं, कुछ हानिकारक रे, जैसे वो क्या करते हैं कि अल्फा बीटा और गामा रेज का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और ये रेज काफ़ी हानिकारक भी होते हैं और इस रेज के लग जाने से अगर उसको शरीर से गुजर जाए तो उससे क्या होते हैं कि वहाँ के बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस सब के लिए जहाँ पे बड़े बड़े परमाणु संयंत्र या बिजली घर बनाए गए हैं, वहाँ पे उसके बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड का भी वहाँ व्यवस्था किया जाता है, ताकि माने जो हानिकारक रे निकलते हैं उस तत्व से, तो उससे बचाया जा सके। आगे हम लोग देखते हैं कि रेडियो एक्टिव के क्या कारण है, रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रियता के क्या कारण है, ये जो रे किस तरह से क्यों निकलते हैं और इसके क्या कारण है। किसी तत्व से रेडियो एक्टिव तत्व कब निकलने लगता है, कैसे निकलता है, इसी के बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला इसका कारण है कि जब भी कोई परमाणु के नाभिक में जो क्या होते हैं, नाभिक अस्थायी हो जाते हैं, भारी नाभिक हो जाते हैं। तो नाभिक भारी कैसे होंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक भारी कब होंगे, तो हम लोग जानते हैं, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। और इसी के भार से को हम लोग परमाणु का भार कहते हैं। इसी के भार को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। तो जब भारी नाभिक कब होंगे? जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार में वृद्धि होगा, उसकी संख्या में वृद्धि होगी, तो परमाणु के क्या होंगे? परमाणु भारी हो जाएंगे, परमाणु के नाभिक भारी हो जाएंगे। और वो क्या हो जाएंगे? जब परमाणु भारी हो जाएंगे तो अस्थाई हो जाएंगे। परमाणु क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे, नाभिक उनके अस्थाई हो जाएंगे। और नाभिक जैसे ही अस्थाई होगा तो वो क्या हो जाएंगे? वहाँ से अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करना शुरू कर देंगे। अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करना जैसे शुरू करेंगे, यानी कि वो रेडियो एक्टिव तत्व हो जाएंगे। रेडियो सक्रियता जो रेडियो एक्टिव बन जाएंगे। अब क्या होता है इसमें? सबसे पहले अब ये देखा जाएगा कि किसकी अधिकता, भारी नाभिक कब होगा, किसकी अधिकता होगी? तो वहाँ पे नाभिक में न्यूट्रॉन की अधिकता हो जाती है, न्यूट्रॉन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाते हैं और इसी कारण से न्यूट्रॉन की जैसे ही संख्या बढ़ेगी तो वो परमाणु क्या होगा? भारी हो जाएगा। और जैसे ही परमाणु भारी होंगे तो नाभिक क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे। नाभिक क्या हो जाएंगे? अस्थाई हो जाएंगे। और नाभिक जब अस्थाई होंगे तो अल्फा बीटा और गामा किरण का उत्सर्जन करने लगेंगे, अर्थात वो रेडियो एक्टिव तत्व का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि वह कितना ज़्यादा, न्यूट्रॉन कितना अधिक होगा? तो न्यूट्रॉन, इसको हम लोग रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं, इसको शॉर्ट में लिखा गया है RA, रेडियो एक्टिव तत्व। तो ये न्यूट्रॉन कितना ज़्यादा बढ़े कि वह रेडियो सक्रिय बन जाए? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि N/P कम से कम 1.5 गुना, 1.5 से अधिक जब हो जाएगा, 1.5 से न्यूट्रॉन अधिक हो जाएगा तो वह रेडियो एक्टिव तत्व बन जाएंगे। अब इसमें सबसे हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव तत्व में हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है टाइटेरियम। हाइड्रोजन के एक समस्थानिक होते हैं टाइटेरियम। जो टाइटेरियम क्या होता है? एकदम सबसे यहीं से शुरू होता है क्या? यहीं से शुरू होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व, यहीं से हमें रेडियो सक्रियता मिलना शुरू हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं 1H3 ये हाइड्रोजन के एक क्या है? समस्थानिक है टाइटेरियम। इसमें क्या है? N/P। अब इस पर हम लोग निकालेंगे कि 1.5 से अधिक होना। तो जैसे ही हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 1, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु क्रमांक है, नीचे परमाणु क्रमांक को दर्शाया जाता है और ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो परमाणु भार होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है? जब भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, अर्थात ये रेडियो एक्टिव तत्व लगभग ये 1.5, यहीं से क्या हो जाता है? रेडियो सक्रिय तत्व मिलना शुरू हो जाते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि इससे रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उसके क्या क्या कारण हैं, उनका नेचर कैसा है, उन पर चार्ज किस तरह के हैं और वो कौन कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इन सभी तथ्यों पर जो प्रतियोगी परीक्षा में इस काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक ग्राफ है, इसको के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। जो टेबल बनाया गया है, इस टेबल में उसके सारे गुण बताए गए हैं। सबसे पहला है कि ये अल्फा बीटा और गामा, ये 3 किरण क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व से जो उत्सर्जित होते हैं ये 3 किरण, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले चार्ज, किस पर कौन सा चार्ज होता है। तो अल्फा जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं ये सबसे, कि किस पर पॉजिटिव चार्ज है, किस पर निगेटिव चार्ज है। तो अल्फा पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर निगेटिव चार्ज होता है और गामा पर नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। तो आगे हम लोग देखते हैं
इसी से दूसरा जुड़ा हुआ विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो विद्युत क्षेत्र को ये क्या कर देते हैं, अल्फा रे जो होते हैं, अल्फा किरण जो होते हैं वो विक्षेपित कर देते हैं। विक्षेपित करना में अर्थात ये इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो निश्चित रूप से वहाँ से हम लोग जब विद्युत क्षेत्र से जैसे ही इसको गुजारेंगे, वहाँ से गुजरेगी तो उसको विक्षेपित कर देगी, या तो उसको दूर धकेल देगी, या बीटा जो है निगेटिव चार्ज होता है तो वो अपने आप में सटा लेगी, या तो दूर धकेलेगी या फिर नज़दीक सटा लेगी। तो नज़दीक अगर विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरण को गुजारा जाता है, अगर वह पॉजिटिव से पॉजिटिव सटता है तो दूर धकेल देगा, और पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो एक साथ सट जाएंगे। और इसमें इस पर गामा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गामा में कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है विद्युत क्षेत्र पर, क्योंकि वो क्या है, उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, इसलिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। फोटोग्राफिक फिल्म जो आते हैं, जो पहले एक कैमरा में रील लगता था, तो वो फोटोग्राफिक फिल्म जो आते हैं उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये तीनों रे का। तो अल्फा जो क्या करते हैं उसको प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण से अल्फा किरण उसको क्या करती है, फोटोग्राफिक फिल्म को प्रभावित कर देती है। और बीटा भी क्या करती है, प्रभावित करती है, जबकि गामा किरण उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है। अब आगे देखते हैं स्पीड और उसके भेदन क्षमता। ये तीनों जो किरण अल्फा, बीटा और गामा जो निकलते हैं उसका भेदन क्षमता, स्पीड क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भेदन क्षमता जो है, इस पर अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण से ये क्या होते हैं, थोड़ा सा भारी होते हैं, और भारी होने के कारण ये स्पीड इनकी कम होती है। स्पीड क्या होता है, कम होता है, स्पीड कम होता है। और बीटा का जो होता है स्पीड औसत होता है, औसत मतलब सामान्य। और इनका गामा जो किरण होते हैं उनका स्पीड जो काफ़ी अधिक होता है, इसकी गति 3 गुने 10⁸ होता है लगभग। ये प्रकाश के चाल से ये चलते हैं, गति इनका अति तीक्ष्ण होता है, तीव्र होता है। अब इनके नेचर के बारे में जानेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा किरण का नेचर कैसा होता है। तो नेचर मुख्य रूप से इनकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो वो क्या करते हैं, हीलियम के जैसा होता है। अल्फा का नेचर क्या होता है, हीलियम की तरह होते हैं, जैसे 2He4 मतलब हीलियम के जैसा। इस अल्फा कण का जो अल्फा रे का होता है उसका नेचर हीलियम की तरह होता है। और इनका जो बीटा का होता है नेचर, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े हैं कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन की तरह। अब आगे देखते हैं गामा का कैसा नेचर होता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह। विद्युत चुंबकीय तरंग, जो विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह उनके नेचर होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आयनन। आयनन मतलब गैस को प्रभावित करना, गैस को तोड़ना, आयनीकृत करना। तो किसके अंदर क्षमता होता है, तो अल्फा जो किरण होती है, अल्फा जो रे होते हैं, उसका जो है आयनन क्षमता हाई होता है, काफ़ी। यह गैस को आयनीकृत कर देते हैं। आयनन क्षमता क्या होता है, हाई होता है, जबकि बीटा का आयनन क्षमता क्या होता है, मीडियम होता है, और गामा का लो होता है। ये बहुत कम प्रभावित कर पाते हैं, आयनन क्षमता इनकी कम होती है। ये इस प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं क्या करते हैं कि ये उनका सामान्य गुण, उनकी प्रकृति, चार्ज, उन विद्युत किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ये सब इस टेबल में दिखाया गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षा में। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेडियो सक्रियता में वर्ग विस्थापन क्या है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट, अर्थात वर्ग
विस्थापन सिद्धांत क्या है। तो वर्ग विस्थापन सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो 3 वैज्ञानिक मिलकर किए हुए थे। उस वैज्ञानिक थे सोडी, फैजान और रासेल। सोडी, फैजान और रसेल ने क्या किया कि रेडियो एक्टिव तत्व का वर्ग विस्थापन सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने वर्ग विस्थापन सिद्धांत में यह बताया कि जो क्या होता है कि अल्फा जो किरण होते हैं, अल्फा रे जो होते हैं, उनका जो नेचर होता है क्या होता है, He की तरह, हीलियम की तरह नेचर होता है। वो क्या करते हैं, कम, मतलब जो भी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक उसको कम करते हैं। तो अब किस तरह से कम करते हैं, और यहाँ है एक क्या है कि इसी में बीटा का नेचर जो होता है इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। बीटा का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। वो जो क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इसके बारे में एक ग्राफ है, हम लोग उसको देखेंगे डाटा को तो समझ में आ जाएगा। तो अल्फा जो है ये क्या करते हैं कि इनका नेचर क्या है, हीलियम की तरह होता है, जो क्या करते हैं कि परमाणु संख्या जो होती है उसको, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक उसको कम बेस करने पर जब हम अल्फा किरण को कम निकालते हैं तो वहाँ से क्या होती है कि उसके भार में अंतर आता है। तो देखेंगे हम लोग जैसे यूरेनियम U-235 जो होते हैं, और क्या होते हैं, ये परमाणु भार हैं और ये क्या है, परमाणु क्रमांक। तो जैसे ही हम अल्फा उसमें से निकालेंगे तो अल्फा जब हम निकालेंगे क्या होगा कि 2 अल्फा हम जैसे ही निकालेंगे तो उनका परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 90। और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, 4 निकालेंगे। तो 4 निकालेंगे परमाणु भार में से, तो ये क्या हो जाएंगे, 231 हो जाएंगे। अब देखिए फिर इसके बाद दूसरा जो हम लोग निकालेंगे यू जो है 227, तो इसमें से हम लोग 2 अल्फा घटाए और यहाँ से क्या हुआ कि 4 जो है उसके भार में कमी आया। क्रमांक में 2 और भार में क्या हुआ, 4 की कमी आई। फिर यहाँ इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 86 आता है उसके क्रमांक, और क्या होते हैं 223 ये भार हो जाता है। फिर इस तरह से करके क्या होते हैं, अंततः ये क्या हो जाते हैं, पीबी जो जिसको हम लोग लेड कहते हैं, यहाँ पर आकर 82 पर वो क्या होते हैं, अपने आप को समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आकर ये क्या हो जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो सक्रियता जो होते हैं, वर्ग विस्थापन, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं पीबी पर। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेडियो एक्टिव तत्व जितने भी होते हैं उनका कम से कम परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु संख्या वो क्या होंगे, 82 के अधिक ऊपर ही होंगे। 82 पर आकर क्या होता है, रेडियो सक्रियता का जो होता है उसका चार्ज खत्म हो जाता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ उत्सर्जन करते रहते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यूरेनियम का उत्सर्जन हो रहा है, ये अल्फा बीटा गामा रे का उत्सर्जन हो रहा है। तो उत्सर्जन होते होते क्या होंगे, ये घटते जाएंगे और धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये आकर कांस्टेंट हो जाएंगे। यहाँ से अब अल्फा बीटा और गामा ये रे निकलना बंद हो जाएगा। जब कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये कांस्टेंट की स्थिति जो होती है उसी को हम लोग वर्ग विस्थापन कहते हैं। वर्ग विस्थापन हम लोग किसको कहते हैं, जो कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट कब होंगे, इसी तरह से क्या होते हैं, जब हम अल्फा के 2 परमाणु को 2 अल्फा निकालते जाएंगे तो अंत में आके क्या होंगे, 82 पर और 215 पर आकर पीबी जहाँ होता है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी जो है उसमें 82 पर, जिसको हम लोग सीसा कहते हैं, वहाँ पर आके ये 82 पर कांस्टेंट हो जाएंगे। अर्थात इससे जिसके परमाणु संख्या कम होगा वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होंगे। रेडियो एक्टिव तत्व होने के लिए कम से कम इससे 82 से अधिक उसका परमाणु संख्या होना चाहिए, तभी वो जाके क्या होंगे, रेडियो एक्टिव तत्व होंगे। इसी को
सोडी, फैजान और रसेल ने यह बताया, वर्ग विस्थापन का सिद्धांत में यह बताया कि जब हम किसी तत्व से क्या करते हैं, निकालते हैं 2 अल्फा को, तो उसके ऊपर परमाणु क्रमांक पर भी असर पड़ता है और इससे ये अंत में जाकर क्या हो जाते हैं, ये उत्सर्जन जो करते हैं इसके आधार पर ये इनका स्थान बदलते जाता है। आगे चल के ये क्या हुआ कि बीटा, जिनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह, ये वृद्धि करते हैं। ये वृद्धि तो यहाँ देखना है कि ये वृद्धि किस तरह से करते हैं। अब जैसे मान लीजिए U35 235 हम लोग लिए, तो इसका जो है परमाणु क्रमांक कितना है, 92 है, और इसका कितना है, परमाणु भार 235। अब U235 में क्या होगा, आगे हम अगर इसमें से बीटा को निकालते हैं, तो बीटा को जैसे ही निकालेंगे तो क्या ऐड करेंगे बीटा, तो ये 93 हो जाएगा। ये इनका क्या हो जाएगा, 93 परमाणु क्रमांक, और ये जस के तस रहेंगे। ये जो है परमाणु भार वो नहीं बदलेंगे। अब आगे देखते हैं कि इस तरह से जब यहाँ से यूरेनियम से हम लोग 235 है जो परमाणु भार है, यहाँ परमाणु क्रमांक है, इससे हम लोग क्या करते हैं कि अल्फ़ा निकालते हैं। अल्फ़ा जब निकालते हैं तो इसमें से क्या होता है, अब है कि हम लोग कितना अल्फ़ा निकालेंगे और कितना बीटा निकालेंगे कि दोनों का स्थान समान हो जाए, दोनों का स्थान क्या हो, समान हो जाए। तो यहाँ पे यूरेनियम, इसमें से अल्फ़ा हम लोग निकालेंगे, 1 अल्फ़ा निकालेंगे और यहाँ से 2 बीटा निकालेंगे, तो इसके दोनों क्या हो जाएंगे, स्थान जो हो जाएंगे समान हो जाएंगे। मतलब पीरियोडिक टेबल जो है उस टेबल में दोनों ही एक ही स्थान पे बैठेंगे, लेकिन दोनों का जो होगा अलग अलग स्थान, एक ही होगा, क्रमांक एक होंगे, लेकिन वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल के दोनों ही क्या होंगे, एक ही क्रमांक पे बैठेंगे, लेकिन उनका थोड़ा सा नेचर अलग होगा, क्योंकि ये जो भार है वो अलग होंगे। परमाणु का जो भार है वो अलग होगा, जबकि क्रमांक दोनों के सेम रहेंगे। तो पीरियोडिक टेबल जो सजाया गया है परमाणु क्रमांक के आधार पर ही सजाया गया है, इसीलिए यूरेनियम के 2 तरह के यूरेनियम प्राप्त हो जाएंगे, एक तो U235 और U231। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि रेडियो एक्टिव तत्व जो हैं क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रे, अल्फ़ा, बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं, और ये इससे में कुछ हानिकारक रे भी निकलते हैं, और इस पर क्या होती है, कुछ चार्ज होते हैं, और वो चार्ज जो होते हैं, जैसे इसका जो मेनली नेचर होता है, प्रकृति होता है, और किस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, इन सब तथ्यों के बारे में हम लोगों ने जाना। और इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य के से संबंधित जानकारी। और तब तक के लिए जय हिंद। ना हो